चलिए अब जो हमारा है टॉपिक वस्तुओं के आधार पर मांग के प्रकार। तो अभी तक हमने यूनिट 1 कर लिया है। यूनिट 2 के हम दूसरे चैप्टर में है और दूसरे चैप्टर का आज ये दूसरा लेक्चर है जिसमें है वस्तुओं के आधार पर मांग के प्रकार। तो छोटे छोटे चैप्टर है, 2 3 4 वीडियो में सब आधे आधे का वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ये जो टॉपिक है आज का, ये आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं बट जानने के लिए अति आवश्यक है। अगर आप जैक बोर्ड के हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन में लगभग ना के ही बराबर आते हैं, परंतु जान लेते तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए हमने बताना चाहा। तो मांग के जो प्रकार है वस्तुओं के आधार पर, किसके आधार पर? वस्तु के आधार पर। तो 4 प्रकार के, एक कीमत मांग, एक आय मांग, एक तिरछी मांग और एक मांग के अन्य प्रकार। तो आय मांग जो है वो 2 प्रकार के, श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु, तुच्छ वस्तु या घटिया वस्तु, ठीक है इसे। और तिरछी मांग जो है वो 2 प्रकार के, प्रतिस्थापक वस्तु या पूरक वस्तु, ठीक है। और मांग के अन्य प्रकार जो है व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग, संयुक्त मांग, इस प्रकार से हैं। तो सबों को एक एक करके डिफिनेशन के आधार पर डिफाइन वगैरह करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? तो पहला जो हमारा है कीमत मांग। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट जरा सा। तो देखिए कीमत मांग क्या होता है, क्या है कीमत मांग। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग प्रभावित होती है तो उसे कीमत मांग कहते हैं। कीमत मांग और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, जिससे निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। कीमत मांग कह रहा है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है या कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग प्रभावित होती है, ठीक है। मांग प्रभावित होती है और उसे ही कीमत मांग कहा जाता है। जैसे में अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं और जिस रेट में आप लेते थे, यदि उसका रेट बढ़ गया हो तो आप उस शायद उससे हो सकता है तो ना भी खरीदे। तो कहीं ना कहीं कीमत में परिवर्तन होने से उसका मांग प्रभावित हुआ, तो वही कीमत मांग कहलाता है। और कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है, ठीक है। क्या कह रहा है? कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है। अर्थात विपरीत संबंध कहने का मतलब फिजिक्स में इसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। एक लैंग्वेज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात कि जो कीमत है वो मांग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका मतलब यह स्पष्ट होता है कि ये बढ़ने पर ये घटेगा, ये बढ़ने पर ये घटेगा, ठीक है। अगर एक को बढ़ाया जाए तो दूसरा घटेगा, दूसरे को बढ़ाया जाए तो एक घटेगा, ऐसा संबंध है, ठीक है, विपरीत संबंध। तो ग्राफ देखते हैं पहले। तो देखिए ऐसे मांग की रेखा कैसी होती है? ऐसी होती है, हमने जाना था। इस प्रकार से मांग की रेखा होती है। अब देखिए मान लीजिए हमारा प्राइस क्या रहता है? पी, ठीक है। प्राइस पी है तो उसकी मांग कितनी होगी? ये इधर हमने प्राइस को लिखा है और इधर हमारा डिमांड है, मांग है। क्या है? डिमांड, ठीक है। ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। समझिएगा बातों को। देखिए जब हमारा प्राइस पी था तो उसका डिमांड क्या था? यहाँ पे था। मान लीजिए क्वांटिटी में उसकी डिमांड थी तो क्यू था हमारा डिमांड। क्या रहा? क्यू हमारा डिमांड था। क्या था? क्यू। इसे डॉटेड लाइन से नहीं, सीधे लाइन से दिखाते। क्या था हमारा डिमांड? क्यू। अब मान लीजिए प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। क्या हुआ? बढ़ गया। बढ़ के कितना हो गया? P1 हो गया। क्या हो गया? P1 हो गया बढ़ के। देख लीजिए यहाँ P1 हुआ। तो जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुआ हमारा? इसका लाइन ऐसे ऐसे आएगा डॉटेड से, अर्थात इसे Q1 कर देते। तो डिमांड इधर बढ़ते हुए जा रहा था, इधर क्या हुआ? घट गया। इधर आएगा तो घट जाएगा। तो प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? डिमांड कम हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, इधर जा रहा है तो बढ़ रहा है। अब देखिए इधर आ गया, ये क्या हो गया? इधर आ गया तो डिमांड इधर घट रहा है, प्राइस इधर बढ़ा रहे तो डिमांड घट रहा है। अब जब देखिए प्राइस को घटाते हैं, क्या करते हैं? प्राइस को हम घटाते हैं, इसे P2 ले लेते हैं। तो क्या हो रहा है हमारा? डिमांड देखिए इधर
और क्यू से और ज़्यादा हो जा रहा है, Q2 हो जा रहा है, तो डिमांड हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं कि इस कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध है। इसका ग्राफ इस प्रकार से होगा और इसका जो ग्राफ का डिफाइन है वो आपके नोट्स में किया हुआ है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मांग तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत पी से बढ़कर P1 हो जाती है तो वस्तु की मांग Q से घटकर Q1 हो जाता है। और जब इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत P से घटकर यहाँ P2 हो जाती है तो वस्तु की मांग Q से बढ़कर Q2 हो जाती है। इस प्रकार रेखा चित्र पर A1 तथा A2 बिंदु प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ A1 बिंदु होगा, यहाँ A होगा और यहाँ A2 बिंदु होगा। इस प्रकार से 3 बिंदु प्राप्त होते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने पर मांग की रेखा D प्राप्त होती है, जिसे ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरती हुई है। यह कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध को स्पष्ट करता है। यह मांग की रेखा D प्राप्त होती है। बस यही तो है कीमत मांग। अब अगला छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छा है, इजी है, मजा आएगा। अब अगला जो आपका था आय मांग, इनकम डिमांड, क्या था यहाँ पे आय मांग, इसमें से इनकम डिमांड। तो ये क्या है, इनकम डिमांड या आय मांग। सुनिएगा, आय में परिवर्तन होने, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो इसे आय मांग कहते हैं। सीधा सीधी उपभोक्ता है, आप उपभोक्ता, आपके आय में परिवर्तन हुआ तो वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि कहा जाए आपकी आय बढ़ जाती है तो आप ज़्यादा वस्तुओं का डिमांड करेंगे, आपकी आय घट जाती है तो आप कम ही खाएंगे, कम ही पिएंगे, कम ही में जिएंगे। तो आय भी मांग को प्रभावित करता है, इसलिए आय मांग। तो आय मांग को दो भागों में बांटा गया है। एक श्रेष्ठ वस्तु, पहला क्या था, श्रेष्ठ वस्तु, ये ऐसे लिखते हैं, श्रेष्ठ या सामान्य, ठीक है, श्रेष्ठ वस्तु या सामान्य वस्तु। तो ये क्या है, वैसे वस्तु जिसे उपभोक्ता समान की दृष्टि से देखता है और आय के बढ़ जाने पर उस वस्तु का उपभोग करना चाहता है, उसे श्रेष्ठ अथवा सामान्य वस्तु कहते हैं। जैसे महंगी घड़ियां, आरामदायक कार इत्यादि। देखिए ये क्या कहना चाहता है ना कि हमने तो जाना कि आय, जब उपभोक्ता की आय घटती है, उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उसकी मांग जो है बढ़ती है, और जब उपभोक्ता की आय घटती है तो मांग कम होती है। तो यहाँ पे अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो श्रेष्ठ वस्तु या अच्छी वस्तु का उपभोग करना चाहेगा, अच्छे अच्छे प्रकार का वस्तु उपभोग करना चाहेगा। तो ये है श्रेष्ठ मांग, ठीक है। जैसे घड़ियाँ, महंगी घड़ियाँ, आरामदायक कार और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आय बढ़ने पर क्या हो रहा है, वस्तु की मांग भी बढ़ रही है। तो ये सीधा संबंध हो जाता है मांग और आय के बीच। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, बनाते हैं। देखिए फिर से वही बात रही, ग्राफ में जब उपभोक्ता का सामान था, सामान्य रहा तो वो Q1 वस्तु की मांग कर रहा था, वाई आय रहा। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ गई, क्या होगी, बढ़ गई तो ऊपर जाएगा, Y2 हो गया, मान लीजिए बढ़ गया तो डिमांड भी क्या हुआ, इधर क्वांटिटी का बढ़ गया। देखिए यहाँ से यहाँ आया तो बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया श्रेष्ठ वस्तु के प्रति। किस वस्तु के प्रति, श्रेष्ठ वस्तु के प्रति। और जब उपभोक्ता की आय कम हुई तो डिमांड भी क्या होगा, घट गया श्रेष्ठ वस्तु के प्रति। तो मतलब यहाँ आय के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रहा है और आय के घटने से डिमांड भी घट रहा है। तो दोनों के बीच कैसा संबंध है, सीधा संबंध है, ठीक है। अगला जो था हमारा दूसरा, तुच्छ वस्तु, ठीक है। तो वो क्या है, और हाँ, निम्न वस्तु, घटिया वस्तु या तुच्छ वस्तु कहते हैं इसे, ठीक है। क्या था दूसरा हमारा, देख लेते हैं। इसे और कई नाम दिया गया, निम्न वस्तु, घटिया वस्तु, तुच्छ वस्तु, ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए निम्न वस्तु के प्रति जो होता है या घटिया वस्तु के प्रति होता है, क्या होता है बातें, वैसी वस्तु जिसे उपभोक्ता हीन भावना से देखता है, कम आय होने के कारण मजबूरी में उसका प्रयोग करता है, उसे तुच्छ वस्तु कहते हैं। उपभोक्ता की आय और तुच्छ वस्तु की मांग
के बीच विपरीत संबंध होता है, इसे निम्न रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। उपभोक्ता की जो आय है और तुच्छ वस्तु की जो मांग है उसके बीच विपरीत संबंध होता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो तुच्छ वस्तु की मांग कम होती है, लेकिन जब उपभोक्ता की आय घटती है तो तुच्छ वस्तु की मांग लगभग लगभग मजबूरी है तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसका ग्राफ फिर से इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए इधर आपका इनकम है, इधर डिमांड है, इधर वाई एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इधर उपभोक्ता का आय वाई था, वाई सिंपली वाई था, क्या था, वाई था। तो क्यू क्वांटिटी का डिमांड करता था। जब उपभोक्ता का आय घट गया, क्या हुआ, घट गया, घट के क्या हो गया, Y1 हो गया। तो देखिए डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया, तुच्छ वस्तु के प्रति डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया, Y2 हो गया, Y1 हो गया, सॉरी। और जब आय उपभोक्ता का आय बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गया, इधर तुच्छ वस्तु के प्रति, देखिए इधर आ गया तो डिमांड क्या हुआ, Y2 हो गया, घट गया तुच्छ वस्तु के प्रति। तो बस यही सिंपल सिंपल चीज़ है, आपके एग्जामिनेशन में लगभग नहीं के बराबर आते हैं, बट जान लीजिएगा तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। अब है आपका तिरछी मांग। ठीक है, क्या था, तिरछी मांग। क्रॉस डिमांड। तो ये क्या है, क्रॉस डिमांड, तिरछी मांग। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव अगर दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है तो इस प्रकार के मांग को तिरछी मांग कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का कीमत का प्रभाव यदि दूसरी वस्तु के मांग पर पड़ता है तो इस प्रकार के मांग को तिरछी मांग कहते हैं। सिंपली यदि चाय का कीमत का प्रभाव कॉफी पे पड़ रहा है तो इस प्रकार के मांग को तिरछी मांग कहते हैं। या अगर पेट्रोल का कीमत, पेट्रोल का ये कीमत का प्रभाव, सॉरी, पेट्रोल के कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो इसका प्रभाव मोटरसाइकिल के मांग में पड़ेगा। तो इस प्रकार की मांग को तिरछी मांग कहते हैं, अर्थात जो एक दूसरे से रिलेटेड हो या, और इसे दो वर्गों में बांटा गया। अब अच्छे से समझ सकते हैं क्या, इसे दो वर्गों में बांटा गया है। एक कौन सा वर्ग, पहला प्रतिस्थापक या स्थानापन्न, स्थानापन्न वस्तु। ठीक है, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, यहाँ पे ठीक आ रहा है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, पूरक, पूरक वस्तु। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापक, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो देखिए प्रतिस्थापक वस्तु का जो डिमांड होता है, इसे जब किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए दो वस्तु का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जा सकता है तो इसे प्रतिस्थापक अथवा स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। जैसे चीनी की जगह पर हम गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाय की जगह पर कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब प्रतिस्थापक वस्तु होते हैं, अर्थात एक की जगह पर दूसरे का उपयोग होना। अगर चीनी का मूल्य बढ़ जाता है तो हम गुड़ का उपयोग करेंगे, यदि कॉफ़ी का मूल्य बढ़ जाता है तो हम चाय का प्रयोग करेंगे। तो ये इस प्रकार से तिरछी मांग को देखा जा सकता है प्रतिस्थापक वस्तु या स्थानापन्न के वस्तु के माध्यम से। मतलब मांग प्रभावित होता है, एक वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से दूसरे वस्तु का मांग प्रभावित होता है, तो ये तिरछी मांग में आता है। और इसके एग्जाम्पल के अनुसार प्रतिस्थापक और पूरक को समझ सकते हैं। प्रतिस्थापक कहा जाए तो एक वस्तु की जगह पर दूसरे, और पूरक कहा जाए तो जो एक के बिना दूसरा चले ही ना। अगर पेट्रोल का मूल्य बढ़ता है तो आप मोटरसाइकिल कम खरीदेंगे, बिजली और बल्ब ये दोनों में संबंध है, अगर बिजली का मूल्य बढ़ता है तो आप कम बल्ब का मांग करेंगे। ठीक है, तो ये पूरक वस्तु हो जाती है। यदि इंक का मांग बढ़ता है तो आप पेन का डिमांड कम करेंगे, ये सब पूरक वस्तुएं हो जाती है। अब अगला जो हमारा था, और इसका ग्राफ ग्राफ कैसे होगा देख लेते हैं फिर एक टाइम। तो ग्राफ क्या होगा जानते हैं कि मांग और जो इसका ये है, मांग और कीमत, ये दोनों में सीधा संबंध है।
वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसका मांग भी बढ़ेगा और वस्तु की कीमत घटने पर उसका डिमांड भी घटेगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से। बाकी देखिए, अगर मान लीजिए ये सिंपल सा यहाँ है, अगर क्यू इसका प्राइस पी है और डिमांड क्यू है, अगर मान लीजिए प्राइस घट के P1 हो जाता है ऐसे ऐसे, तो इसका डिमांड क्या होगा, घट जाएगा, Q1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा, Q2 हो जाएगा, P2 अगर यहाँ होता है तो। ये इसका ग्राफ रहेगा। तो यहाँ पे जो है ना, इसे हम चाय या कॉफ़ी के रूप में ले सकते हैं। चाय का मूल्य बढ़ता है तो कॉफ़ी का डिमांड, यहाँ पे जैसे देखिए चाय का मूल्य क्या हुआ, बढ़ गया, तो डिमांड किसका बढ़ा, कॉफ़ी का। इस प्रकार से कहते हैं प्राइस ऑफ टी और डिमांड ऑफ कॉफ़ी, ऐसे कह सकते हैं इसे। वाई एक्सिस में प्राइस ऑफ टी को दर्शाया गया है, एक्स एक्सिस में डिमांड ऑफ कॉफ़ी को दर्शाया गया है। तो जब प्राइस ऑफ टी बढ़ता है, P2 हो जाता है, अगर P से बढ़ के P2 हो जाता है तो कॉफ़ी का डिमांड Q1 से बढ़ के Q2 हो जाता है, अर्थात एक की अपेक्षा में एक का मूल्य। और अगर देखिए P से प्राइस P1 हो जाता है चाय का, तो डिमांड कॉफ़ी का जो होता है घट जाता है, फिर चाय का ही मांग ज़्यादा होने लगता है। तो ये इसमें संबंध है, ये बातें रहती हैं। अब जो हमारा है, ये रहा प्रतिस्थापक की स्थिति में। पूरक की स्थिति में ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। पूरक की स्थिति में देखिए, पूरक की स्थिति में ग्राफ आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, सॉरी, ये ऐसे डॉटेड लाइन से आएगा और एक ऐसे रहेगा। ठीक है, अर्थात कि इधर हम मान लीजिए प्राइस ऑफ शुगर ले लिए, ठीक है, प्राइस ऑफ एस ले लिए। जब उसका प्राइस पी था तो टी का डिमांड ऑफ टी क्या था, क्यू था। जब प्राइस पी था तो डिमांड क्या था, क्यू था। जब प्राइस पी से बढ़कर क्या हो गया, P1 हो गया, तो डिमांड क्या हो गया, टी का कम हो गया, घट गया, क्या हो गया, कम हो गया। शुगर का डिमांड बढ़ने पर, शुगर का मूल्य बढ़ने पर क्या हुआ, चाय का डिमांड कम हुआ, तो क्या हुआ, डिमांड यहाँ पे Q1 मान लेते हैं। और जब प्राइस P2 हो गया और घट गया तो टी का डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। तो ये पूरक वस्तु की स्थिति में होगा। और पिछले में हमने देखा प्रतिस्थापक वस्तु की स्थिति में। लाइट का प्रॉब्लम है। अब जो हमारा है मांग के अन्य प्रकार, तो मांग के अन्य प्रकार 3 प्रकार के हैं, व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड, सामूहिक मांग, कंपोजिट डिमांड, संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, तो व्युत्पन्न मांग क्या है, डिराइव्ड डिमांड क्या है। तो देखिए, बाजार में अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, तो किसी चीज का डिमांड बढ़ने पर उसे उत्पादन करने वाले चीज का डिमांड बढ़ता है, तो इस प्रकार के मांग को बाजार मांग कहते हैं। समझिएगा, जैसे मान लीजिए, अगर डेफिनेशन पढ़ना चाहे तो देखिए, किसी एक वस्तु की मांग में वृद्धि होने पर जब उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिसके माध्यम से बाजार की वस्तु का निर्माण हुआ है, तो इस प्रकार के मांग को व्युत्पन्न मांग कहते हैं। जैसे में कहा जाए, अगर बाजार में कपड़े की मांग बढ़ती है, क्या होती है, कपड़े की डिमांड बढ़ती है, तो कपड़े की डिमांड बढ़ने पर, जैसे कपड़े की डिमांड बढ़ने पर जो कपड़ा उत्पादक होगा, जैसे कपास या फिर मशीन जो इस कपड़े बनाने में उपयोग होते हों, कपास मशीन, ये सब, तो इन सब चीज़ों की मांग बढ़ जाएगी। अगर कपड़े की मांग बढ़ती है बाजार में तो इन सब चीज़ों की भी मांग बढ़ जाएगी। तो इसके मांग बढ़ने पर इन सब चीज़ों की मांग बढ़ रही है, तो ये कैसा मांग हुआ, व्युत्पन्न मांग। कैसा मांग, व्युत्पन्न मांग, डिराइव्ड डिमांड। ठीक है, अब जो है सामूहिक मांग, देखिए, अब सामूहिक मांग जो है, कंपोजिट डिमांड, वो क्या होता है, जैसे वैसे वस्तु जिसमें विभिन्न प्रकार के गुण विराजमान हो और अलग अलग समुदाय के अलग अलग समूह के लोग उसका अलग अलग रूप में उपयोग करें और उसके कीमत में परिवर्तन होने से उसके मांग में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे मांग को सामूहिक मांग कहा जाता है। जैसे में कोयला का प्रयोग अलग अलग रूप में किया जाता है, ठीक है, कोयला या फिर घरेलू ईंधन, तो ये सब का प्रयोग अलग अलग रूप में अलग अलग लोग करते हैं और इसके मूल्य में परिवर्तन होने से इसके मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, और एग्जाम्पल लिया जाए तो औद्योगिक ईंधन, रेलवे ईंधन, बिजली निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है तथा इसकी कीमत में परिवर्तन इसके मांग पर बहुत कम प्रभाव डालता है। कोयले की मांग सामूहिक मांग है। ठीक है, ये है। अब जो हमारा संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड, तो ये क्या है, पूरक मांग का ही एक रूप है
जब उपभोक्ता सामान्यतः दो वस्तुओं की मांग एक साथ करता है तथा महत्व उस वस्तु को अधिक देता है जिसकी कीमत अधिक होती है, तो इस प्रकार के मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जैसे कि उपभोक्ता एक साथ दो वस्तुओं की मांग करता है, ठीक है, पूरक वस्तु के रूप में। पूरक वस्तु क्या होते हैं? एक के साथ दूसरा, जैसे बैट के साथ बॉल, कार के साथ डीजल, मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल, पेन के साथ इंक। तो उपभोक्ता उस चीज का ज्यादा महत्व देता है जिसकी कीमत ज्यादा होती है, तो इस प्रकार के मांग को संयुक्त मांग कहते हैं। जो दो साथ में दो मांगे जाते हो वो ऐसे मांग को संयुक्त मांग कहे जाते हैं। इसमें पूरक वस्तु आता है हमारा, जैसे बैट के साथ हम बॉल लेते हैं, क्या लेते हैं? बॉल लेते हैं। तो जब बैट के साथ बॉल लिया जाता है तो बैट थोड़ा महंगा आता है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा रहता है, उपभोक्ता इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देता है। ये सब रही जो मांगे थी वो, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर। ठीक है, अब हमारा ओरिजिनल जो फंडा है मांग का नियम, क्या है? मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ये हमारा महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। VVI भी कह सकते हैं, 2 नंबर में आपके पूछे जाएंगे। और हाँ, जो जैसे आपको लग रहा हो कि VVI वगैरह नहीं करवा रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपका ये VST पूरा खत्म हो जाएगा तब एक वीडियो रहेगा प्रत्येक चैप्टर का VVI क्वेश्चन वगैरह का, तो वहाँ पे हम VVI क्वेश्चन बताते जाएंगे, वहाँ पे एक बार रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो VVI क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ऐसे तो यहाँ हम बता ही दे रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में कौन आते हैं नहीं आते हैं लगभग। अब जो हमारा है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, तो इसे समझने के लिए आप एक चीज को समझिए, मांग कौन करता है? उपभोक्ता, हम, आप और बहुत सारे हैं मांग करने वाले। उपभोक्ता करता है, तो उपभोक्ता क्या चाहेगा? जितना सस्ता मिले उतना अच्छा होगा, जितना सस्ता मिलेगा उतना ज़्यादा खरीदेगा उपभोक्ता, और जितना महंगा मिलेगा उतना कम खरीदेगा। तो क्या कहता है मांग का नियम? सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं वही इसका नियम है, ठीक है। और शुरू से लेकर अंत तक बीच में कहीं भी कट कुट नहीं करना है। इसके नियम में क्या है? अन्य तत्वों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग घट जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस नियम को ही मांग का नियम कहते हैं। हमने क्या कहा? मांग कौन करता है? उपभोक्ता करता है। और मांग का नियम कहता है अन्य तत्वों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसका मांग क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे मान लीजिए प्राइस अगर बढ़ जाता है तो डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हम उपभोक्ता हम चाहेंगे सस्ते में लेने। अगर ज़्यादा महंगा मिलेगा तो हम कम खरीदेंगे, और ज़्यादा अगर सस्ता मिलेगा, प्राइस कम होगा, तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यही है मांग का नियम। अन्य तत्वों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु का मांग कम हो जाता है, और जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु का मांग बढ़ जाता है। हाइयर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हाइयर द डिमांड, ये बातें रहती हैं। और इसे एक आंकड़े में ले सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। क्या? देखिए, मान लीजिए इधर प्राइस है, इधर क्या है? डिमांड है। तो जैसे देखिए, प्राइस अगर 12 रुपया तो डिमांड 2 होता है, प्राइस अगर 9 रुपया तो डिमांड 4 होता है, प्राइस अगर 6 रुपया तो डिमांड 6 होता है, प्राइस 3 रुपया तो डिमांड 8 होता है। तो ये एक आंकड़े के रूप में हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं, अपने से भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे ही ग्राफ में बना देंगे। क्या करेंगे? ग्राफ हम जानते हैं इसका ऐसे होता है, इधर वाई एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, यहाँ पे 0, चलिए यहाँ पे लेते हैं 2 4 6 8, यहाँ पे 2, यहाँ से 4 से लेते 4 8 12, ठीक है। इधर हमारा क्या रहेगा? प्राइस रहेगा, इधर हमारा डिमांड। क्या है? डिमांड। अब देखिए, इसी आंकड़े पे बनाते हैं। जब प्राइस 12 था तो डिमांड 2 था। देखिए, प्राइस 12 है तो डिमांड 2 है, 1 पॉइंट यहाँ मिला हमें। जब प्राइस 9 रुपये था तो डिमांड 4 था। प्राइस मान लीजिए अगर 9 रुपया यहाँ है तो डिमांड 4 है, यहाँ पे 1 पॉइंट मिला हमें। प्राइस 6 है तो डिमांड भी 6 है। मान लीजिए प्राइस अगर 6 आपका यहाँ है
तो डिमांड भी क्या है 6 है। प्राइस 3 है तो डिमांड 8 है। मान लीजिए प्राइस 3 आपका यहाँ है तो डिमांड आपका 8 यहाँ होगा। तो डिमांड का रेखा ऐसे बना आपका, और यही तो डिमांड का रेखा होता है। बस हो गया क्लियर। अब इसे डिफाइन कर देना है। उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 12 रुपये से घटकर 8 रुपये हो जाती है तब वस्तु का मांग 2 से बढ़कर 4 हो जाता है। बस इसी तरह से आपको डिफाइन कर देना है। उसके साथ साथ हमें यहाँ ए बी सी डी इस प्रकार से बिंदु पॉइंट मिल जाते हैं। आपके नोट्स में पूरा डिफाइन किया हुआ है अच्छे तरीक़ों से, ठीक है। तो चलिए अब अगला जो हमारा है, यहाँ ये बात जानने वाली है कि मांग के नियम में जो अन्य तत्वों का बात होता है, अन्य तत्वों के समान रहने पर, तो वो अन्य तत्व क्या होते हैं, ये हमारा एक टॉपिक ही रह जाता है। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट रहता है आपका। अन्य तत्व, मांग के नियम में अन्य तत्वों के समान रहने का अर्थ या अथवा मांग के नियम में मान्यताएं भी उसे कहते हैं। हाँ, तो ये जो है मांग के नियम में अन्य तत्वों के समान रहने का अर्थ या मांग के नियम की मान्यताएं भी इसे कह सकते हैं। तो बात ये रहती है कि मांग का जो नियम है उसे लागू होने के लिए कुछ तो कंडीशन होने चाहिए। नियम क्या कहता है, मूल्य बढ़ने पर डिमांड घटेगा और ये मूल्य घटने पर डिमांड बढ़ेगा, ये कहता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी होनी चाहिए। तो वही है मांग के नियम में अन्य तत्वों के समान रहने का अर्थ। अन्य तत्वों मतलब कुछ कुछ जो बातें आती हैं, कंडीशन आती है, वो समान रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। या फिर मान्यताएं भी कह सकते हैं, उसे कंडीशन भी कह सकते हैं। तो क्या क्या बातें रहती हैं, तो पहला जो है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का जो आय है उसमें किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो वो भैया डिमांड में भी परिवर्तन कर देगा। तो आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए उपभोक्ता का। दूसरा है, उपभोक्ता की फैशन रुचि स्वभाव तथा पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का जो फैशन है, रुचि है, पहनाव है, अगर वो सब में परिवर्तन हो जाएगा तो वो डिमांड में भी परिवर्तन कर देगा। तो ये सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे उपभोक्ता चाय को पसंद करता है और कहीं कॉफ़ी सस्ता मिल रहा है तो संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया तो वो कॉफ़ी की डिमांड करने लगेगा। तो यहाँ पे संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब मांग का नियम लागू होगा। उसके साथ साथ है, जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, ज़्यादा जनसंख्या होने पर, जैसे मान लीजिए आप बाज़ार गए हैं, ठीक है, और बाज़ार में 5 रुपये में आपको एक सेव दे रहा है। क्या दे रहा है, सेव दे रहा है, 5 रुपये में एक सेव, ठीक है। अब उसे लेने के लिए आप 5 आदमी हैं, तो क्या किया, 5 आदमी थे आप, तो 5 रुपया में एक सेव दे रहा था। अब उसे लेने के लिए 10 और आदमी आ गए, तो अब बोल दिया कि नहीं अब 10 रुपये में हम देंगे, अर्थात बोली लग जाएगी। क्या हो जाएगी, वहाँ नीलामी होने वाली बात हो जाएगी, बोली लगने लगेगी। तो जनसंख्या में परिवर्तन होने से भी मांग में परिवर्तन हो जाता है। अब ये तो रही मांग के नियम के अन्य तत्व का, मांग के नियम में अन्य तत्वों के समान रहने का अर्थ। और भी